अरे गायत्री सुनो, श्रेया बिटिया को कह देना आज शाम को घर जल्दी आ जाएगी, और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। ऑफिस जाते हुए अखिलेश जी ने दरवाजे से ही अपनी पत्नी गायत्री जी को आवाज लगाते हुए कहा तो गायत्री जी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। तभी अखिलेश जी ने फिर से कहा, अरे हाँ, श्रेया से ये भी कह देना कि कुछ समोसे और हरी चटनी बना ले, उसके हाथ के समोसे बहुत अच्छे बनते हैं। अरे हाँ बाबा हाँ, सब कह दूंगी। और कुछ? हंसते हुए गायत्री जी ने कहा तो अखिलेश जी बोले, बस और कुछ नहीं, सारी तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना, शाम को 5 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। इतना कहकर अखिलेश जी ऑफिस के लिए निकल गए। आज अखिलेश जी की इकलौती बेटी श्रेया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसीलिए अखिलेश जी थोड़ा सा चिंतित थे। वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अखिलेश जी और गायत्री जी दोनों ही नौकरी पेशा थे। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा संपन्न और कुशल परिवार था। आज लड़के वालों के स्वागत के लिए गायत्री जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और अपनी लाडली डॉक्टर बेटी श्रेया को भी कह दिया कि वो घर जल्दी आ जाए। सुबह से ही गायत्री जी काम में जुट गई थीं। सारा घर उन्होंने शीशे की तरह चमका दिया और शाम के नाश्ते की भी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी श्रेया भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वो एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी। घर आते ही श्रेया अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। माँ के साथ मिलकर उसने समोसे बनाए और फिर रसोई के कामों को समाप्त कर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गईं। जैसे ही श्रेया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको यूं सादगी से तैयार हुआ देखकर अखिलेश जी और गायत्री जी दोनों ही बहुत खुश थे। अखिलेश जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो गायत्री जी ने भी दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए कहा, नजर ना लगे हमारी बिटिया को। वो बोल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। अखिलेश जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने लड़के वाले ही थे। आइए साहब, अंदर आइए, कहते हुए अखिलेश जी उन्हें अंदर लेकर आ गए। दोनों ही तरफ के लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। तब तक श्रेया चाय लेकर आ गई। तभी लड़के के पिता मनोहर जी ने कहा, अरे बेटी, इस चाय की कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। श्रेया धीरे से जाकर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। तभी मनोहर जी बोले, बेटा आप क्या करती हो? जी मैं डॉक्टर हूँ और सिटी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। इसी बीच में लड़के की माँ ललिता जी ने अपनी पहली नजर में ही पूरे हॉल का मुआयना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, ये पेंटिंग क्या श्रेया ने बनाई है? जी हाँ, ये श्रेया ने बनाई है, इसे पेंटिंग का बहुत शौक है। तभी लड़के सुमित ने सवाल किया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? इससे पहले कि श्रेया कोई जवाब देती, लड़के की माँ ललिता जी बोल उठी, एक डॉक्टर को चीड़ फाड़ के अलावा और क्या शौक हो सकता है? ललिता जी की ये बात सुनकर श्रेया के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही ठीक समझा और श्रेया ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है, मैं अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन में बाकी सभी चीजों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। तभी माहौल को हल्का करते हुए अखिलेश जी ने कहा, गायत्री तुम श्रेया के साथ मिलकर नाश्ता लगा दो। जी हम अभी लगाते हैं, कहते हुए गायत्री जी श्रेया के साथ रसोई घर में चली गई। अखिलेश जी ने सुमित से सवाल किया, बेटा आपने आगे क्या करने का सोचा है? जी अंकल, मैं पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी गायत्री जी श्रेया के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। लीजिए,
आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बना है। गायत्री जी ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। तब एक बार फिर ललिता जी बोल उठी, क्या ये सब कुछ श्रेया ने बनाया है? बस मिलजुल कर ही बनाया है सबने। वैसे समोसे इसी ने बनाए हैं, ये समोसे बहुत अच्छे बनाती है। गायत्री जी ने कहा तो मनोहर जी बोले, अच्छा तो बिटिया एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने समोसे का एक पीस उठाया और खाते ही उसकी बहुत प्रशंसा की। तभी सुमित ने कहा, वाह भाई, समोसे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन ललिता जी बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या है। यदि उन्हें श्रेया के डॉक्टर होने से ऐतराज था तो ये बात तो वो पहले से ही जानती थी, तो फिर वो उसको देखने के लिए आई ही क्यों? अभी श्रेया और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों ने धमाचौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से ललिता जी की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, बेटा क्या तुम हर वक्त जीन्स टॉप ही पहनती हो? उनके इस अप्रत्याशित सवाल पर अखिलेश जी और गायत्री जी एक पल को स्तब्ध हो गए। पर श्रेया ने बहुत ही शांत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया, जी हाँ आंटी जी, मैं अधिकतर जीन्स ही पहनना पसंद करती हूँ। क्योंकि आंटी जी आप जानती ही हैं कि महानगरी में जीवन कैसा होता है। यहाँ बेंगलोर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और अपने प्रोफेशन में मैं जीन्स में ही कंफर्टेबल होती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी मनोहर जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो ललिता? क्यों जी, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, इसमें गलत क्या है? तभी सुमित ने कहा, मम्मी आप भी ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब से? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्होंने फिर श्रेया से एक और सवाल किया, क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? ललिता जी की इस बात का भी श्रेया ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही हैं, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दिए। तभी सुमित ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा श्रेया, झूठा दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ। सुमित ने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि ललिता जी उठकर खड़ी हो गईं और कहने लगी, भाई साहब अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके जवाब दे देंगे। इतना कहकर वे लोग वहां से निकल गए। इधर श्रेया और उसके माता पिता तीनों ही हतप्रभ थे। कुछ पल को एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए अखिलेश जी ने कहा, अरे हमारी बेटी हीरा है, हीरा, और हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। अफसोस कि वे लोग इस हीरे को कार समझ बैठे हैं। तभी गायत्री जी भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बेटी हमारा गुरूर है। ये कहकर माता पिता दोनों ने ही सामने खड़ी श्रेया को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा परिवार इस बात को भूल भी चुका था। कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया श्रेया के लिए। पिछली बार की घटना से आहत श्रेया इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए तैयार होने से पहले गायत्री जी से बोली, मम्मी मैं सलवार सूट पहनूं या साड़ी? श्रेया बस इतना ही बोल पाई थी कि गायत्री जी बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है साड़ी पहनने की। हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसे ही किसी को पसंद है तो ही हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, वरना नहीं। कोई समझौता नहीं होगा तेरे जीवन के साथ। किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो वो लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी, जहाँ किसी की योग्यता नहीं उसके कपड़े देखे जाते हों। जो पहनती हो वही पहनो। तो श्रेया ने आज भी जीन्स टॉप पहन लिए।
सब लोग तैयार होकर लड़के वालों का इंतजार करने लगे और कुछ देर बाद ही वो लोग भी आ गए। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ही लड़के की माँ संगीता जी बोल उठी। गायत्री जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हाँ, लेकिन यदि आप लोगों को हमारा बेटा पसंद हो तो। ये सुनकर अखिलेश जी कहने लगे, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार प्रशांत और श्रेया भी एकांत में बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, लड़के की माँ संगीता जी ने कहा। तो फिर सभी बड़ों की सहमति से प्रशांत और श्रेया बाहर लॉन में घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद चलते चलते श्रेया ने अचानक से पूछा, आपको और आपके परिवार को मेरा ये जीन्स टॉप पहनना नागवार तो नहीं गुजरा ना? तो प्रशांत ने कहा, अरे श्रेया जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं होता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सभी के लिए ये बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वो भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है। फिर हम आप पर ये पाबंदी क्यों लगा कर रखें? भला आप में और मेरी बहन में क्या फर्क है? लोग ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाते हैं, मैं नहीं जानता। मैंने तो बचपन से ही अपने घर में मेरे मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है। प्रशांत की बात सुनकर श्रेया ने कहा, नमन करती हूँ मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। अच्छा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगी? प्रशांत ने कहा। तो श्रेया बोली, जी नहीं, आपने अपनी सोच को पहले ही मेरे सामने पेश कर दिया, तो अब कुछ है ही नहीं पूछने को। तो फिर रिश्ता पक्का? बोलकर प्रशांत मुस्कुराने लगा और दोनों घर के अंदर आ गए। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। दोनों को खुश देखकर लड़के के पिता सुभाष जी कहने लगे, बधाई हो भाई साहब, मुंह मीठा नहीं कराएंगे? तो गायत्री जी जल्दी से रसोई में जाकर मिठाई ले आई। हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। दोनों तरफ से शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। समय बीता और आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। अखिलेश जी व गायत्री जी ने धूमधाम से शादी कर अपनी बेटी श्रेया को विदा किया। श्रेया विदा होकर अपने ससुराल आ गई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। श्रेया ने भी बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर सुमित के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में थे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की, दिखने में सुंदर, बहुत ही शर्मीली सी एक आदर्श और संस्कारी लड़की मिल गई जिसका नाम था जूही। जूही ने ग्रेजुएशन किया था। वो एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। जब मनोहर जी और ललिता जी उसको देखने गए तो उसने बड़े ही तरीके से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए। ललिता जी तो उसकी इस अदा पर फिदा ही हो गईं। कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझो। उन्होंने और कुछ भी जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कारों की पहचान जो थी। अब सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। विशेषतः ललिता जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थीं, क्योंकि आज उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही सुमित और जूही की सगाई हो गई और कुछ दिनों में जूही और सुमित एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। ललिता जी के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सबसे कहती फिरती थी कि देखो मेरी बहू को, संस्कार तो कूट कूट कर भरे पड़े हैं। मुंह दिखाई के लिए आई हुई सभी औरतें भी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही थीं। और शादी के 2 दिन बाद ही बेटे बहू हनीमून के लिए चले गए। लगभग 15-20 दिन के बाद वो लोग वापस आए तो एक दिन ललिता जी ने कहा, जूही बेटा, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लेना,
सुमित को बहुत पसंद है। तो जूही बोली, पर मम्मी जी, मुझे आलू के पराठे तो बनाने ही नहीं आते। ये सुनकर ललिता जी उसका मुंह देखने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दें। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। सोचने लगी कि हो सकता है बाकी कामों में वो पारंगत हो, कोई जरूरी तो नहीं कि सब काम सभी को आते हों। लेकिन धीरे धीरे जूही के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे घर का कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता था और ललिता जी उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वो सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन ठन कर रहना, घूमना फिरना, सहेलियों के संग किटी पार्टी करना, बस ये सब ही अच्छा लगता था। ये सब देख ललिता जी को अब अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर अब वो कर भी क्या सकती थी, सिवाय पछताने के उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन ललिता जी की सभी सहेलियां उनके घर पर आईं, तो ललिता जी ने उन सब के सामने भी जूही की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मेरी बहू बिल्कुल अप्सरा है, अप्सरा। जहां आजकल की लड़कियां जींस टॉप में घूमती हैं, वहीं हमारी जूही आज भी साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू भी लेती है। कहते हुए उन्होंने जूही को आवाज लगाई, जूही बेटा, मेरी सहेलियां आई हैं, जरा उनके लिए जूस ले आना। पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद ललिता जी उठने ही वाली थी कि तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी जूही बाहर हॉल में आई। आते ही उसने ललिता जी की सभी सखियों के पैर छुए। ये देखकर ललिता जी की सभी सहेलियां उसकी प्रशंसा करने लगीं। उनकी एक सखी कहने लगी कि ललिता, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को देखो, न चूड़ी पहनती है, न पायल, न माथे पर बिंदिया और ना ही मांग में सिंदूर। बस सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में किटपिट करती रहती है। ये सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। तो ललिता जी ने जूही से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तो जूही ललिता जी से बोली, मम्मी जी, मैं आपके बुलाने पर बाहर नहीं आई हूँ। आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ। रात को खाना बाहर ही खा कर आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अब तो ललिता जी की निगाहें शर्म से धरती में गड़ी जा रही थीं। वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थीं, वो आपस में खुसर फुसर करने लगी कि देखो तो सही कैसे झट से निकल गई। इससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहू, भले ही साड़ी न पहनती हो पर ऐसा तो कभी नहीं करती। उनमें से एक सहेली ने कहा। अब तो ललिता जी को जैसे काटो तो खून नहीं। उनका रोने का दिल कर रहा था पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। अपने आप को संभालते हुए ललिता जी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तो सब कहने लगी, अरे नहीं ललिता, रहने दे, तू क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी अभी हमें निकलना है। कहकर ललिता जी से इजाजत लेकर उनकी सभी सखियां वहां से निकल गईं और ललिता जी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहीं। कुछ देर बाद उनका फोन बज उठा। फोन देखा तो एक पल के लिए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो ललिता, कैसी है तू, क्या हाल है? तेरी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। हमारी याद वाद आती भी है या नहीं? अरे तू रुकेगी भी या बोलती ही जाएगी? और तू बोल कहाँ से रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आ गई? ललिता जी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड संगीता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा तो संगीता बोली, अरे मैडम, अब हम आपके ही शहर में आ गए हैं। हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ललिता जी ने कहा। तो संगीता जी बोली, अच्छा अब तू ये बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तू बेटे की शादी में भी नहीं आई। तो ललिता जी बोली, हाँ, कुछ व्यवस्था ही ऐसी रही कि आ ही नहीं पाई। कल आती हूँ तुझसे मिलने के लिए, कहकर ललिता जी ने फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह ललिता जी अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी।
सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वो वहां से निकल पड़ी उसके घर की ओर। जैसे ही ललिता जी संगीता के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सहेलियां वहीं दरवाजे पर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 15 साल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन अब कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारी के चलते दोनों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज इतने सालों बाद मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। फिर थोड़ा संयत होकर संगीता जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहते हुए वो ललिता जी को लेकर अंदर कमरे में आ गईं। दोनों सहेलियां अभी बातों में ही मशगूल थीं कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। संगीता जी की बेटी वीरा, जो अभी अभी कॉलेज से आई थी, आते ही बोली, अरे मम्मी, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। कहते हुए संगीता जी ललिता जी से बोली, ललिता, ये है मेरी लाडली बिटिया रानी, जिसे हम प्यार से गुड़िया बुलाते हैं, और गुड़िया, ये है तुम्हारी ललिता आंटी। गुड़िया, अपनी भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएंगी। हाँ मम्मी, कहकर गुड़िया वहां से मुड़ी ही थी कि तभी उसकी भाभी श्रेया कमरे में आ गई। नमस्ते आंटी जी, कहते हुए उसने ललिता जी का अभिवादन किया और बोली, आंटी जी, गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा जूस पीजिए। जैसे ही ललिता जी ने जूस का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजर उठाई तो हैरान रह गईं। जूस देते ही श्रेया उन सब के नाश्ते की तैयारी के लिए रसोई घर में चली गई। तभी ललिता जी ने अचरज भरी निगाहों से संगीता जी से पूछा, संगीता, ये? वो इतना ही बोली थी कि तभी संगीता जी बोली, हाँ ललिता, ये श्रेया है, मेरी बहू। श्रेया हीरा है, हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। घर का कोई भी काम हो ऐसे निपटाती है कि कुछ पूछो ही मत। घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है इसने। एक ही सांस में इतना सब कुछ बोलकर संगीता जी ने एक गहरी सांस ली। तभी कुछ देर बाद ही श्रेया फिर से नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड सैंडविच, रसमलाई, ढोकला और इतनी सारी चीजें देखकर ललिता जी आश्चर्यचकित रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, संगीता जी की आवाज गूंज उठी, ये सब हमारी श्रेया ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है हमारी बहू रानी। श्रेया नाश्ता रखकर फिर से वापस चली गई। ललिता जी अभी तक स्तब्ध बैठी थी। तभी संगीता जी ने सवाल किया, क्या हुआ? क्या सोच रही है? कैसी लगी मेरी बहू? सच में संगीता, हीरा है तेरी बहू। जिस हीरे को मैंने कांच समझकर ठुकरा दिया था, तेरी पारखी नजरों ने उसे पहचान लिया। कहते कहते ललिता जी की आंखें भर आईं। तभी मौके की नजाकत को भांपते हुए संगीता जी ने कहा, ललिता, अब बीती बातों को भूलकर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही हासिल होगा। हाँ संगीता, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा तो मुझे मिल रही है। कहते कहते ललिता जी की आंखें फिर से छलछला गईं। फिर दोनों सहेलियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तो ललिता जी ने संगीता से जाने के लिए इजाजत मांगते हुए कहा, संगीता, अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? तो संगीता जी बोली, मन तो नहीं भरा बहन, पर अब शाम हो गई तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्दी ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूँगी। इतना कहकर संगीता जी ने उन्हें श्रेया की हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, ललिता, ये पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। पेंटिंग को हाथ में लेते ही ललिता जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली।
आज संगीता से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार ललिता जी के मन में बस यही विचार आ रहे थे कि सिर्फ पहनावे पर जाकर मैंने सब कुछ गंवा दिया। कपड़े तो केवल तन ही ढकते हैं, मनुष्य तो गुणों से बड़ा होता है। साड़ी पहनने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता, शर्म तो आंखों में होती है। लेकिन अब ललिता जी पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थीं। लड़कियों को उनके पहनावे से जज किया जाना हम लोगों की गलत सोच कह सकते हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीन्स वाली संस्कारी नहीं होती और साड़ी वाली संस्कारी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के संस्कार उसके कपड़े निर्धारित नहीं करते, बल्कि इंसान का संस्कारी होना उसके व्यवहार पर निर्धारित होता है। जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं, उनके शरीर का भी उतना ही हिस्सा दिखता है जितना कि जीन्स के ऊपर शॉर्ट टॉप पहनने वाली महिला या लड़कियों का। तो साड़ी पहनने वाली महिला संस्कारी और जीन्स वाली बेशर्म क्यों कहलाती है? किसी के कपड़े ये नहीं बताते कि इंसान क्या है, बल्कि इंसान अपने व्यक्तित्व से ये बताता है कि वो क्या है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।